नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। आज फुल एंड फाइनल की जब शुरुआत होगी तो बात होगी पुतिन के उस शहर की जहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और कहीं ना कहीं पुतिन की नाराजगी, पुतिन का गुस्सा इस हमले के बाद बढ़ा है। और बड़ी खबरें क्या हैं आज 4 बजे की, वो हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अलग अलग वॉर जोन बटे हुए हैं और जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त 4 बड़ी खबरें आज के फुल एंड फाइनल की क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन खबरों में रूस से लेकर ईरान, अमेरिका से लेकर नॉर्थ कोरिया तक युद्ध की आहट नजर आ रही है। तो आज फुल एंड फाइनल की 4 सबसे बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले उस पर नजर हम डालते हैं। ड्रोन अटैक से पुतिन का शहर दहला। जी हां, रूस के शहर पर ड्रोन अटैक हुए हैं यूक्रेन के, और कहीं ना कहीं पुतिन के बदले की आंख और ये भड़काती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है। इधर यमन पर 20 लड़ाकू विमानों से हमला हुआ है। यह है 4 बजे की तीसरी बड़ी खबर। और चौथी खबर है नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका क्यों है अलर्ट पर। ये चारों बड़ी खबरें आज 4 बजे की आगे फुल एंड फाइनल में विस्तार से हम आपको बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देखिए हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, कोमोडोर जीजे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, अमिताभ सिंह जुड़ेंगे। उनसे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये चारों खबरें जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक बार इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तनाव को बढ़ाने वाली ये खबरें हैं। क्योंकि एक तरफ रूस के शहर पर हमला होता है, दूसरी तरफ यमन में हमला होता है, ईरान की तैयारी एक बार फिर से देखने को मिलती है, और नॉर्थ कोरिया ने क्या ऐसा किया है जिससे अमेरिका है हाई अलर्ट पर। ये तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो टॉप 8 इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, रूसी सैनिकों ने तबाह की लैंड माइंस और गन फायरिंग से उड़ाई एंटी पर्सनल माइंस। जी हां, जंगली रास्तों में यूक्रेनी सेना ने बिछाया बारूदी माइंस का जाल। यह पहली बड़ी ब्रेकिंग फुल एंड फाइनल की आज की। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहां पर जो माइंस बिछाई गई थी जंगली रास्तों में, यूक्रेनी सेना ने बारूदी माइंस का जाल बिछा रखा था और गन फाइट हुई यहां पर। इस दौरान ये एंटी पर्सनल माइंस उड़ा दी गई। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस की स्पेशल फोर्सेस का विध्वंसक एक्शन। जी हां, बर्फीले इलाकों में बड़े हमलों की तैयारी। ट्रेंच में हमलों की ट्रेनिंग कर रहे रूसी सैनिक। तो इस ट्रेनिंग से साफ पता चल रहा है कि रूस एक बड़ी तैयारी कर रहा है बड़े हमले की। तस्वीरें इस ट्रेनिंग की। ट्रेंचेस में रशियन सेना युद्धाभ्यास कर। ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली जो वीडियो हमने आपको दिखाई थी गन फाइट के दौरान किस तरह से ये माइंस उड़ाई गई, और दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस की ट्रेंच में ये ड्रिल आप देखिए, तैयारी बड़ी जंग की रूस की सेना की तरफ से। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ आमने सामने की जंग, दूसरी तरफ जंग की तैयारी। और तीसरी बड़ी खबर है आज की, भारी धमाकों से कांपा दक्षिण लेबनान का तायरे शहर। तायरे शहर से यह खबर सामने आई है। इजरायली हमले में तबाह हुई कार, भारी विस्फोट में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार में हिजबुल्लाह लड़ाके होने की आशंका जताई जा रही है, और इसी को देखते हुए यह अटैक किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए किस तरह से परखच्चे के साथ परखच्चे उड़ गए इस गाड़ी के, इस कार के। इस धमाके में कार तबाह हो गई। भारी धमाकों के साथ दक्षिण लेबनान के तायरे शहर में ये तस्वीरें सामने आई है। यह हमला हुआ इस कार के ऊपर। इजरायली हमले में यह कार तबाह हो गई, विस्फोट हुआ, 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके थे इस कार में, ऐसा शक है, जिसकी वजह से यह अटैक किया गया।
अगली ब्रेकिंग आज की तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का कहर जारी है। जी हां, उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं और खबर भीषण आग में 10,000 इमारतें खाक हो चुकी हैं। 37,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में यह आग फैली है। लॉस एंजल्स में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो किस तरह से आग का यह कहर, फार्नेडो एक तरीके से कहा जा रहा है क्योंकि आग और टॉर्नेडो जैसा तूफान यहां नजर आ रहा है। बड़ी तबाही हुई है कैलिफोर्निया में, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और अकेले अगर देखा जाए इस आग ने लॉस एंजल्स में करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है। और कैलिफोर्निया से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। जी हां, पैलिसेड्स में विनाशकारी आग पर सिर्फ 8% ही काबू पाया जा सका है। आग से 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो इस भयानक अग्निकांड की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। यह आग फैलती जा रही है और किस तरह से इसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग इस आग की वजह से अब तक बेघर हो चुके हैं और कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। 11 लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, भीषण आग से तबाह हुई हॉलीवुड हिल्स। जी हां, आग में खाक हुए कई बड़े फिल्मी स्टूडियो और सैकड़ों फिल्म सितारों के घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, पूरी दुनिया को हैरान करने वाली। हॉलीवुड का जो सिंबल होता है वो कैसे आग की लपटों में धधक रहा है। आग बुझाने में 8,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, कई बड़े सितारों के घर को इस आग ने अब तक लील लिया है। इस आग ने जलाकर खाक कर दिया है। ये देखिए इस आग से जुड़ी 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें। पहली खबर है, देखिए 5 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक कैलिफोर्निया के इस आग से हो चुका है। 11 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, ये जानकारी सामने आ रही है। 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और साथ ही ये भी जानकारी कि कई फिल्म सितारों के घर भी इसमें जलकर खाक हो चुके हैं। जो हॉलीवुड का सिंबल था वो भी एक आग से घिरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो सामने आई है, जो आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, ये पूरी दुनिया को हैरान कर रही है क्योंकि इस सिंबल को देखकर लोग मनोरंजन की याद करते थे, लेकिन आज इस आग की वजह से हुई तबाही को देख रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बाल बाल बचे बोइंग विमान के 200 से ज्यादा यात्री। उड़ान से ठीक पहले इंजन में खराबी से उड़ान रद्द की गई और 200 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। जी हां, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की यह घटना है। तस्वीरें इस दुर्घटना के सामने आई हैं। 200 से ज्यादा यात्रियों को यहां से निकाला गया। तस्वीरें में आप देखिए किस तरह से यात्री यहां से निकलते भागते नजर आ रहे हैं जब उनको रेस्क्यू किया गया। तो उड़ान से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं जब इंजन में खराबी आई और उसके बाद उड़ान को रद्द करना पड़ा और बहुत तेजी के साथ इन सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया इस विमान से। अगली बड़ी खबर का करते हैं रुख। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। एक तरफ अग्निकांड, दूसरी तरफ बर्फबारी की भी तस्वीरें। अटलांटा में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परतें। बर्फबारी से कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं। सैकड़ों उड़ानों में देरी की खबर सामने आ रही है। तो मौसम की मार, प्राकृतिक आपदा इस वक्त अमेरिका में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की, कहीं आग तो कहीं बर्फ, ये हाल है अमेरिका का। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जब फ्लाइट में खराबी हुई, उड़ान के ठीक पहले सभी यात्रियों को जल्दी जल्दी निकाला गया। आप देखिए तस्वीरों में कैसे इन यात्रियों को निकाला गया। 200 यात्रियों को क्विक यहां से रिमूव किया गया, यहां से उनको इवैक्यूएट किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए बर्फबारी हो रही है और जबरदस्त बर्फबारी की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप। तो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से उन पर गौर करते हैं। ये देखिए, ये 8 वो बड़ी खबरें जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जंग के मैदान में आमने सामने रूस यूक्रेन की सेना है। गन फाइट जहां पर माइंस को हटाया गया और इसके साथ ही तारे शहर में भी हमला। दूसरी तरफ अमेरिका में आप देखिए कि प्रकृति की मार
किस तरह से अमेरिका में इस वक्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस के सीक्रेट बेस पर यूक्रेन का हमला हुआ। ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो खबर आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन हमले से दहला पुतिन का शहर। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के इस शहर पर जबरदस्त हमला किया गया है। रूस के इस शहर पर, पुतिन के शहर पर यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया। सीक्रेट बेस पर यूक्रेन ने अटैक किया है और ड्रोन हमले से पुतिन का यह शहर दहला है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद कैसे धुआं उठता नजर आ रहा है। यहां की इमारतों को कितना नुकसान पहुंचा इस ड्रोन हमले के बाद। तो रूस के शहरों को अभी भी ड्रोन के जरिए यूक्रेन किस तरह से निशाना बना रहा है, इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है। और उस बीच ईरान से खबर देखिए, विध्वंसक हमलों के लिए तैयार है ईरान। ये क्यों कहा जा रहा है? ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर में हाई अलर्ट है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। साफ पता चलता है कि ईरान एक बड़ी तैयारी कर रहा है। विध्वंसक हमले हुए ईरान पर, उसके लिए ईरान की क्या तैयारी, इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर में हाई अलर्ट। और 3 देशों के एक साथ हमले से यमन में कोहराम मचा है। 20 से ज्यादा फाइटर जेट ने एक साथ बमबारी की है, यमन के ऊपर बम बरसाए हैं। यमन में एक बार फिर से जबरदस्त हमला हुआ। 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यमन पर हमला किया, यमन में कोहराम मचाया। अगली बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से। जी हां, नॉर्थ कोरिया को लेकर हाई अलर्ट पर अमेरिका है। प्रशांत महासागर में मिसाइल ट्रैकिंग विमान की तैनाती की गई है। तो नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका है चिंतित, अमेरिका है अलर्ट पर। प्रशांत महासागर में मिसाइल ट्रैकिंग विमान की तैनाती की गई ताकि अगर कोई भी गतिविधि होती है मिसाइलों की तो उसको ट्रैक किया जा सके। अब देखिए, एक साथ चारों खबरें जो हमने आपको बताई वो आपके स्क्रीन पर। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस का शहर दहला, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी खबर थी, किस तरह से ईरान बड़े हमलों से बचने की तैयारी कर रहा है, और वहीं 20 से ज्यादा फाइटर जेट ने यमन में एक बार फिर से हमला किया है। और अमेरिका उत्तर कोरिया को लेकर अलर्ट पर। और एक एक करके इन खबरों को विस्तार से हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही परिचय कराया। सीधे अभी रुक करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद का, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर सर, सबसे पहले तो उस खबर की बात करते हैं जिसमें रूस के शहर को यूक्रेन ने फिर से निशाना बनाया है। एक तरफ तो कहां यह बात हो रही है कि यह वॉर कंक्लूड होने वाला है, बातचीत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ट्रंप की सरकार आते ही किसी न किसी तरीके से शांति स्थापित होगी, लेकिन रूस के शहर अभी भी यूक्रेन के हमलों से बच नहीं रहे हैं। इस खबर को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या अभी भी लास्ट बेट पर लगा हुआ है यूक्रेन? ज़ेलेंस्की अभी भी आखिरी दांव खेल रहे हैं? मिश्रा जी, देखिए, समझने की बात यह है 2 लेवल पे। एक तो हम लोगों ने जो अपने खबरें दिखाएं उनके मकसद है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और दूसरा है टैक्टिकल लेवल पे। पहले मैं स्ट्रेटेजिक लेवल को डील करता हूं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से, यानी कई एक हफ्तों से, 15-20 दिनों से जितनी कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से, जितनी कोशिश हो रही है इनडायरेक्टली रशिया, अमेरिका की तरफ से और नाटो देशों की तरफ से, वो ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से पुतिन के ऊपर इस तरीके का दबाव डाला जाए कि वो कुछ ओवर रिएक्ट कर दें, जिससे कि लड़ाई और भड़क जाए, और लड़ाई भड़कने के बाद ये हालात पैदा हो जाएं जिससे कि जो नए प्रेसिडेंट आएंगे अमेरिका, ट्रंप साहब, उसको कंट्रोल करने में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाए। शायद कंट्रोल ना कर पाएँ, वो शायद बंद भी ना कर पाएँ, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि इस तरह की लड़ाई किसी प्रकार से बंद हो। तो वो सब तरीके अपना रहे हैं। अभी आपने खुद बताया आज, और पहले भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ने पुतिन के अपने पर्सनल विलेज के ऊपर हमला किया है। इससे क्या जाहिर होता है? ये क्लियर जाहिर होता है कि किसी तरीके से पुतिन को परेशान किया जाए, पुतिन की पेशेंस को ख़त्म किया जाए और किसी प्रकार से उन्हें लाचार किया जाए
कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पुतिन से किसी बड़े रिएक्शन को सीख कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि कुछ तो पुतिन रिएक्ट करे जिसके ग्राउंड पर यह लड़ाई आगे खींची जा सके। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, यूक्रेन का रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराने के बाद ड्रोन में विस्फोट हुआ है और कोटोवस्क में 2 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को में 430 किलोमीटर दूर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से बहुमंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। अपार्टमेंट बिल्डिंग से ड्रोन टकराया और उसके बाद हुआ धमाका। तो मॉस्को से 430 किलोमीटर दूर यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक हुआ है। और रूस के दर्जनों शहर पर यूक्रेन एक साथ हमला कर रहा है। जी हां, हमले की एक बड़ी प्लानिंग। पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन अटैक किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग में एसीटोन केमिकल प्लांट पर यह ड्रोन हमला हुआ है। सैन्य विस्फोटक बनाने में एसीटोन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और हमले में तबाह पूरा का पूरा केमिकल प्लांट हुआ है। तो जिस बात का जिक्र हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे कि किस तरह से पुतिन को प्रोवोक करने, उनके किसी मेजर रिएक्शन की तलाश में ये डेस्परेट अटैक्स किए जा रहे हैं। और इसमें आप देखिए, ये बड़ा हमला एक तरीके से माना जाएगा क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग में ये हमला किया गया, पुतिन के होम टाउन के में ये अटैक किया गया है और यहां पर एसीटोन केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है। तो इस तरीके से एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं। देखिए, इधर रूस के नेवी बेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और नोवोरोसिस्क नेवी बेस पर विध्वंसक हमला किया गया है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 350 किलोमीटर दूर नेवी बेस और यूक्रेनी हमले से रूसी नेवी बेस पर भीषण तबाही हुई है। एक के बाद एक यूक्रेन के जो हमले हुए उसकी तस्वीरें, उसकी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यह साफ पता चलता है कि किस तरह से एंड तक पुश करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की पुतिन को और ये हमले उसी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन के टारगेट पर रूसी बेस, जी हां, कुछ अहम बातें आपके सामने। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन ने हमला किया है और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं उसमें आप देखिए कि कैसे ये निशाना बनाया गया एक एक करके। एक तरफ नेवी बेस को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ आप देखिए कि पुतिन के अपने गृह शहर में हमले किए गए हैं। ये कई जो हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा करते हैं कि क्या कोई बड़ा रिएक्शन पुतिन करेंगे। जीजे सिंह सर, सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, पुतिन का रिएक्शन क्या होगा? पुतिन का रिएक्शन यही होगा कि फिर दोबारा कीव के ऊपर हमले तेज कर देगा। क्योंकि हमने देखा पिछले 3 साल के अंदर ये जो लड़ाई है, हम 2 दिन देखते हैं कि रशिया बहुत भारी बम्बार्डमेंट करता है यूक्रेन के ऊपर। फिर खबर आती है कि जैसे अभी अब देख रहे हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले उनके प्लांट के ऊपर, और खास करके ये जो नोवोरोसिस्क नेवी बेस है उसको तबाह कर दिया है। तो हमें इतना ये वॉर जो है, लड़ाई है, ये रूस और नेटो ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स जो कर रहा है, उसके पीछे बड़ा हाथ जो है वो नेटो फोर्सेस का है और वो ही इनको अभी तक कायम उसने करके रखा हुआ है जो ज़ेलेंस्की है। नहीं तो ज़ेलेंस्की के ऊपर जितनी बम्बार्डमेंट हुई है पिछले 3 साल के अंदर, जितने भयानक भीषण हमले हुए हैं इसकी टेरिटरी के ऊपर, हमने देखा है कि फिर ये दोनों पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहां से हथियार आ जाते हैं, कहां से योजनाएं आ जाती हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो पुतिन के सामने भी होगा, पुतिन के सामने भी ये प्रश्न होगा कि बार बार ये ताकत ज़ेलेंस्की कहां से हासिल कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, नेटो मेंबर्स है, उनके अलावा
जेलेंस्की का सहारा है कौन? और देखिए, रूस के सीक्रेट वेपन प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन के बाद नेपच्यून मिसाइल से रूसी बेस पर हमला किया गया। सीक्रेट ड्रोन प्लांट समेत कई एमिनिशन डिपो तबाह किए गए। यूक्रेनी टारगेट पर रूस के लिए गुप्त तरीकों से हथियार बनाने वाले प्लांट और रूस ने 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने का भी दावा किया है। तो एक तरीके से आप देखिए कि बहुत ही पिन पॉइंट करके, सेलेक्ट करके ये टारगेट्स हिट कर रहा है यूक्रेन। मकसद साफ है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और रूस को बड़े रिएक्शन के लिए पुश किया जाए, मजबूर किया जाए। जी हां, तो रूस के सीक्रेट बेस पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सीक्रेट ड्रोन प्लांट पर यूक्रेन का यह हमला हुआ है और इस हमले का नतीजा आप देखिए, ड्रोन नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन का यह अटैक हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले की, किस तरीके से हमले के बाद यहां पर तबाही मची है। तो सबसे बड़ी बात है कि रूसी सीक्रेट मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन ने हमला किया है और ड्रोन के बाद नेपच्यून मिसाइल से रूसी सीक्रेट बेस पर यूक्रेन का यह हमला हुआ है। सीक्रेट ड्रोन प्लांट समेत 3 से ज्यादा रूसी एमिनिशन डिपो तबाह हुए हैं। रूस के लिए सभी प्लांट गुप्त तरीके से ड्रोन और दूसरे वेपन बनाते थे, यह यूक्रेन की तरफ से कहा गया। और ड्रोन हमले की वजह से लेनिनग्राद के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही हुई है। रूस का 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने का भी दावा सामने आया है। अमिताभ सर, अब सवाल यहां पर घूम फिर के यही आता है कि क्या ये जिसे हम कहते थे बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम, ऐसा लग रहा है क्या कि वाकई में एंड गेम की ये शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये सब खिंचता जाएगा या आगे बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि कहां से बार बार जेलेंस्की खड़े हो जाते हैं और इस तरह के बहुत सिलेक्टेड इफेक्टिव अटैक करते हैं। देखिए रवि, एक चीज आप देखेंगे कि ये जितने भी अटैक हुए हैं वो टेरिटरी कैप्चर करने के लिए या रीगेन करने के लिए नहीं है। ये हाई ऑप्टिकल वैल्यू के जो अटैक्स हो रहे हैं, और खासकर ड्रोन अटैक और नेपच्यून का जो आपने मेंशन किया, वो सिर्फ उसका ऑप्टिकल वैल्यू है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम रूस के अंदर भी अटैक कर सकते हैं। यहां लड़ाई भूमि किसको दिखाना चाह रहे हैं अमिताभ सर? किसको? ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप आने वाले हैं, वो देखना नहीं चाहते। नाटो देश में डिफरेंसेस हैं, किसको दिखा रहे हैं आप जेलेंस्की? नहीं, ये ऑप्टिकल वैल्यू जेलेंस्की अपने लिए, अपने लोगों को लिए और वेस्ट के उन डोनर्स को दिखा रहे हैं जिनसे वो पैसे और अपने शस्त्रार्थ लेते हैं। और आप देखेंगे कि इस समय लड़ाई भूमि के लिए हो रही है, और जिस तरह के डेवलपमेंट यूएस में हो रहे हैं, नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, उनको भी दिखाने के लिए हो रहा है कि हम अभी भी लड़ सकते हैं उनसे। लेकिन वास्तविक भूमि जो 20% के करीब जो रूस ने कैप्चर कर ली है, उसको छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हाँ, इन्होंने कुर्स्क में अपनी बढ़त बनाई है, वहां अपना प्रेजेंस बनाया है, लेकिन वो भी इनइफेक्टिव है। वो वहां भी उनको रिट्रीट करना पड़ रहा है। जेलेंस्की, आपको याद होगा पिछले 2 साल में विंटर्स के समय युद्ध बहुत शिथिल हो जाता था, ग्राउंड वॉरफेयर लगभग नहीं होते थे जी। पहली बार रूस जो है यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में टेरिटरी कैप्चर कर रहा है, और जहां पर वो चाह रहा है या जहां पर उनके आर्मी प्रेजेंस है, वहां पर वो टेरिटरी ले रहा है, लेकिन यूक्रेन उनको विफल नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर है इस समय जेलेंस्की को दुनिया को दिखाना है कि हम देखिए, हम इनसे लड़ सकते हैं, हम हाई इंटेंसिटी। तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इन हमलों से, लेकिन जेलेंस्की लड़ रहे हैं, वो ऐसा दिखेंगे पूरी दुनिया को, खासकर उन डोनर्स को जो उनको हथियार, पैसा और बाकी तरह के इंटेल सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, इस बीच हम देखें मिडिल ईस्ट का अगर रुख करें तो वहां पर भी तनाव चरम पर बढ़ता जा रहा है। साथ में कोरिया के तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि किस तरीके से प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव बढ़ सकता है। 3 देशों के एक साथ हमले से यमन में कोहराम। अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यमन से 20 से ज्यादा फाइटर जेट ने बमबारी की है। हूती पर अमेरिका, ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक की है। इजराइल को F-16 फाइटर जेट से बम बरसाया इजराइल ने, और सना, हुदैदा के हूती ठिकानों को दहलाया है। तो एक बार फिर से आप देखिए सना पर, हुदैदा पर किस तरह से ये बम बरसाए गए हैं, ये हमले किए गए हैं। इजराइल की तरफ से F-16 फाइटर जेट ने ये हमले किए, और 20 से ज्यादा, एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ये हमले किए हैं।
तो यमन में ये ताजा हमले, ये फ्रेश अटैक इजराइल की तरफ से। देखिए, इस बीच अमेरिका ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक से यमन दहल उठा है। राजधानी सना में बमबारी के बीच जुटे लाखों लोग। एयर स्ट्राइक के बीच अल सबीन स्क्वायर पर उमड़ी भीड़, ये तस्वीरें सामने आई हैं। उसी स्क्वायर की प्रदर्शनकारियों पर 3 बार हमलों का दावा किया गया। गाजा के समर्थन में हूती के लोगों ने लहराए हैं हथियार। ये तस्वीरें आप देखिए उसी प्रोटेस्ट की। तो बमबारी के बीच हूती का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कुछ बड़ी बातें आपके सामने। यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक के बीच लाखों लोग जमा हुए। जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, एयर स्ट्राइक के बीच अल सबीन स्क्वायर पर उमड़ी है भीड़। और प्रदर्शन के वक्त अमेरिका ब्रिटेन कर रहे थे एयर स्ट्राइक, जिसका दावा भी किया गया कि 3 बार ऐसे हमले किए गए। गाजा के समर्थन में हथियार लहराते हूती के लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए। अमेरिका इजरायल के खिलाफ हर हफ्ते हूती करता है बड़ा प्रदर्शन, बड़ा प्रोटेस्ट हूती की तरफ से किया जा रहा, और एक बार फिर से वैसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था इन हमलों के दौरान। और हमलों से भड़के हूती के विनाशक चेतावनी सामने आई। एक बार फिर से हूती की तरफ से ये वार्निंग, ये चेतावनी अमेरिका ब्रिटेन को चुकानी होगी कीमत। ये हूती ने कहा है। इजरायल को विध्वंसक हमलों की वार्निंग भी हूती ने दी है। बहुत जल्द हो सकता है हूती का बड़ा पलटवार। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने बड़ी धमकी दी है। तो चेतावनी हूती की तरफ से दी गई है। इस बीच देखिए एक और अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हूती के हमलों से दहला लाल सागर, इजरायली जहाज पर हूती का विनाशक हमला। यानी एक तरफ चेतावनी और दूसरी तरफ हूती के हमले भी हुए हैं। कई धमाकों में जहाज को भारी नुकसान का दावा किया गया है। इलात पोर्ट की ओर जा रहा था यह जहाज जब ये हमले किए गए। हूती ने जारी किया इस हमले का वीडियो। तस्वीरें आप देखिए जिस हमले का हवाला हूती की तरफ से दिया गया है। सीधे इस शिप को टारगेट किया गया, वीडियो में साफ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें और खबर आप देखिए। एक तरफ तो जिन हमलों को लेकर हूती ने चेतावनी दी, अमेरिका को चेतावनी, ब्रिटेन को चेतावनी और इजरायल को चेतावनी। दूसरी तरफ देखें कि इजरायल के जहाज पर यह हमला किया गया है हूती की तरफ से, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हमले की। और इस बीच नेटो देश नॉर्वे कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। जी हां, रूसी धमकी से डरा है नॉर्वे और बड़ा बम शेल्टर बना रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट में रूस से बहुत बड़े खतरे की वार्निंग है। यूक्रेन के बाद पूर्वी यूरोप पर रूसी हमलों की आशंका है और इसी को देखते हुए नॉर्वे के सुरक्षा मंत्री एमिली एंगर ने यह बड़ा दावा किया है। तो यह बड़ा दावा नॉर्वे की तरफ से कि बड़े हमले की योजना है रूस की, और उसी को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है। इस तरह के शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं ताकि रूस के हमलों से अपनी सुरक्षा की जा सके। यूक्रेन के बाद नॉर्वे को है रूस की तरफ से हमले का डर। या तो रूस से डर है नॉर्वे को और नॉर्वे बना रहा है बॉम्ब शेल्टर। जी हां, नॉर्वे कर रहा है बड़ी जंग से निपटने की तैयारी, और जिसका दावा किया गया है नॉर्वे की नई इमारतों में बॉम्ब शेल्टर बनाना जारी कर दिया गया है और केमिकल और रेडियो एक्टिव वेपन से बचने की भी तैयारी है। यूक्रेन के बाद पूर्वी यूरोप पर रूसी हमलों की आशंका बनी हुई है और नॉर्वे की इंटरनल रिपोर्ट में रूस से बहुत बड़े खतरे का दावा किया गया। बाल्टिक के केबल कटने के बाद नॉर्डिक देश हाइब्रिड वॉर का खतरा महसूस कर रहे हैं, जिसको देखते हुए नए निर्देश दिए गए हैं और ये नई तैयारी की गई है। पॉलिटिको की ये रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया कि नॉर्वे किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को रूस से बचाने के लिए। और देखिए नेटो क्षेत्र में रूसी ऑयल टैंकर से हड़कंप मचा हुआ है। 99,000 टन तेल के साथ जर्मनी के पास दिखा रूसी शैडो फ्लीट। रूसी शैडो फ्लीट देखे जाने के बाद अलर्ट पर है जर्मनी। ये जानकारी सामने आ रही है। स्टीयरिंग में खराबी के बाद बहता दिखा ये टैंकर। बाल्टिक सी के रास्ते रूस से इजिप्ट जा रहा था ये टैंकर।
तो बाल्टिक में रूसी ऑयल टैंकर और अलर्ट पर है जर्मनी। क्या है बड़ी बातें इस खबर से जुड़ी हुई? 99,000 टन तेल के साथ रूसी शैडो फ्लीट टैंकर जर्मनी के पास दिखा और खराबी के बाद रूसी टैंकर जर्मनी के पास बाल्टिक सी में नजर आया। प्रतिबंधों से बचने के लिए गैर बीमा वाले टैंकर का इस्तेमाल कर रहा है रूस। जर्मनी ने रूस पर जंग खाए हुए टैंकरों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रूस के उस लुगा पोर्ट से इजिप्ट के पोर्ट सईद पोर्ट जा रहा था रूसी टैंकर, और रूसी टैंकर से ऑयल रिसाव हुआ तो पूरे बाल्टिक सी का रास्ता बंद हो जाएगा। नाटो क्षेत्र में शैडो फ्लीट टैंकर का इस्तेमाल रूसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा हो सकता है, यह भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। शंकर सर, जिस हाइब्रिड वॉर की बात कही जा रही है, यानी कि जमीन पर लड़ाई चल रही है, हवा में लड़ाई चल रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से एक दूसरे को धमकाने और घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हाइब्रिड वॉर की बात कही जा रही है, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके उससे उलट, जैसे हम ऑयल टैंकर की भी बात कर रहे थे कि अगर इसमें रिसाव होता है, ब्लैक सी ब्लॉक होता है, यूरोपियन देशों के लिए सप्लाई चेन कट सकता है, ये डर या ये आशंका या ये जो दावा है जर्मनी और दूसरे देशों का, ये कितना सही नजर आता है आपको? इस समय बात बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ रशिया और एक तरफ उनके साथ पूरा नाटो देश और अमेरिका लड़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ पूरा मिडिल ईस्ट लड़ रहा है। तो इसको चाहे आप हाइब्रिड वॉर कहें, चाहे आप रेगुलर वॉर कहें, बात समझ में ये आने की है कि जहाँ भी युद्ध हो रहा है वहाँ एक तरफ तो जहाँ की इजराइल की फोर्सेस हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इजराइल की फोर्सेस के पास एयरफोर्स जो है वो बाकी सब मिडिल देशों के मिलाकर भी उससे बेटर है। तो जो भी हरकत हो रही है वो, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यमन पर बहुत जोर दिया, आज यमन पर नुकसान हो रहा है लेकिन यमन फिर भी नहीं मानता, ड्रोन और मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक करता है। उसका जवाब में आपने कहा कि F-16 का इस्तेमाल हो रहा है और यमन को बर्बाद किया जा रहा है। आपने देख लिया गाजा में किस तरह से बर्बादी हुई है, आपने देख लिया पैलेस्टाइन में किस तरह से बर्बादी हुई है, आपने देख लिया बेरूट में, लेबनान में किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हुआ है। वहाँ हमास ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक, वहाँ यहाँ पे हिजबुल्ला ख़त्म हो चुका है काफ़ी हद तक, उनकी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ रह गया यमन। यमन के संग प्रॉब्लम यह कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यमन के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है सिवाय मिसाइल और ड्रोन्स के कि वो इसराइल के ऊपर कुछ कर सके। तो उसका जवाब इसराइल देता है एयरफोर्स से। अब एयर पावर जो है उसको, उसके अगेंस्ट उनकी कोई डिफेंस है नहीं। बातें करते हैं कि अमेरिका और यूके और इजराइल को मिला के उनके संग लड़ाई करने को तैयार है, लेकिन उनकी क्षमता क्या है वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि टेक्नोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू आर्मामेंट्स कहीं ज़्यादा बेटर है, कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, कहीं ज़्यादा पावरफुल है। नो डाउट। तो ये थोड़े दिन में आप देखेंगे, 2, 4, 6 दिन 10 दिन में कि यमन का भी वही हाल हो जाएगा। बिल्कुल, और यमन की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहाना दे रहे हैं इजराइल को, वेस्टर्न पावर्स को, कि वो बड़े हमले करें, वो सना पर और ज्यादा अटैक करें। और ये जो ताजा हमले हुए हैं फाइटर जेट्स के जरिए, ये उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और देखिए, यूक्रेन में जल्द हो सकती है नाटो सेना की तैनाती। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें तैनाती को लेकर, यूक्रेन से बात करेंगे ब्रिटेन के पीएम। फ्रांस ब्रिटेन बना रहे सैनिकों की तैनाती का प्लान। यूक्रेन की डिफेंस लाइन तोड़ने वालों पर नाटो सैनिक करेंगे हमला। शांति सेना की तैनाती पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। इस पूरे युद्ध के दौरान अगर देखें, नाटो की सेनाएं अगर तैनात होती हैं तो यह एक तरीके से बड़ा हैमर होगा इस पूरे युद्ध के दौरान। तनाव को लेकर जो टेंशन है, जो टेंशन एस्केलेट कर रहा है, उसको और बढ़ाने वाला होगा। और देखिए, यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती की जो खबर है उससे जुड़ी कुछ अहम बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जल्द ही यूक्रेन में तैनात किए जा सकते हैं नाटो सैनिक। अपने यूक्रेन दौरे में सैनिकों की तैनाती पर बात करेंगे ब्रिटेन के पीएम। शांति मिशन पर चर्चा के लिए यूक्रेन जाने वाले हैं ब्रिटेन के पीएम स्टारमर, और यूक्रेन में अपने सैनिकों को तैनात करने की संभावना तलाश रहे हैं। ये फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों देश अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। यूक्रेनी डिफेंस लाइन तोड़ने पर रूसी सैनिकों पर हमला करेंगे नाटो के सैनिक। नाटो में शामिल होने की समय सीमा मिलने के बाद शांति सेना पर विचार होगा, ये यूक्रेन ने कहा। ब्लूमबर्ग के सोर्सेज से ये बात सामने
आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि नेटो की तैनाती, अगर नेटो सेना की तैनाती इसमें हो जाती है तो कहीं ना कहीं रूस ने जो एक रेड लाइन अपने लिए फिक्स कर रखी है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और देखिए, यूक्रेन से विनाशक जंग के मोड में रूसी सुरक्षा अधिकारी हैं। रूसी सैन्य और सुरक्षा अधिकारी की पूर्ण मोबिलाइजेशन की मांग की गई है। रूसी सुरक्षा अधिकारियों ने भी पुतिन से अपील की है और वॉर टाइम इकोनॉमी में परिवर्तन को बताया है जरूरी। रूसी विपक्षी मीडिया आउटलेट मेडुआ का यह दावा है। तो एक तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस के अधिकारी भी पुतिन से और ज्यादा लिबर्टी चाहते हैं इस पूरे वॉर को एक नए लेवल तक ले जाने के लिए। तो यूक्रेन से फुल एंड फाइनल जंग की तैयारी, जी हां, सवाल तो यही है। रूस अब यूक्रेन से जल्द युद्ध खत्म करने के मोड में आ चुका है। और ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का तर्क, लॉजिक क्या है, ये भी देखिए। यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए उस पर विनाशक हमलों की तैयारी। रूस विरोधी मीडिया आउटलेट मेडुजा के हवाले से ISW की ये रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण मोबिलाइजेशन चाहते हैं रूसी सुरक्षा अधिकारी, और रूसी सैन्य और सुरक्षा अधिकारी की पुतिन से पूर्ण मोबिलाइजेशन की मांग है। जंग में हर दिन 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। युद्ध के लंबा खिंचने की वजह से रूस के कुलीन वर्ग में निराशा बढ़ रही है, यह भी दावा किया गया ISW के सोर्सेज से। अजय सिंह सर, ये खबर हमने आपको दिखाई, एक तरफ तो नेटो फोर्सेस के यूक्रेन में डिप्लॉयमेंट की, दूसरी तरफ फुल मोबिलाइजेशन की डिमांड की खबर। क्या ये माना जाए वो एस्केलेशन पॉइंट जिससे पूरी दुनिया डरी हुई थी, ये उसी डायरेक्शन में बढ़ती हुई दोनों खबरें हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो नाटो देश है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, पोलैंड हुआ, यूक्रेन तो है ही, उसमें जर्मनी हुआ, लताविया हुआ, और कई देश जो बॉर्डर जिनका लगता है रशिया के साथ, वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी किलाबंदी कर रहे हैं जी। और दूसरी जगह पे हम नॉर्थ में अगर जाएं, आपने पहले कुछ दिन एक खबर दिखाई थी आपकी चैनल ने कि नॉर्वे के जो ऊपर इनका यूएस और ब्रिटेन का जो एक न्यूक्लियर पावर्ड एक स्टेशन था जहां से वो कभी भी कोई मिसाइल अटैक कर सकते हैं, उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। डोरमेंट था वो पहले उसमें ज्यादा कोई हलचल नहीं थी, अब उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो रशिया है, इन देशों ने घेराबंदी के किलाबंदी तो हो रखी है, घेराबंदी भी कर दी है। तो इससे जो रशिया है उसकी थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई देखता है कि जब वो घिर गया है उसके साथ, तो पुतिन की जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ी हुई है, तो वो अपनी मोबिलाइजेशन कर रहा है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि दोनों तरफ से ये मैं समझता हूं कि एस्केलेशन लैडर के ऊपर अभी ये 2-4 स्टेप और ऊपर चले गए हैं, और कभी भी किसी टाइम भी अगर कोई भी देश खास करके रशिया के ऊपर खास नजर रखी हुई है। और सर अगर इसमें एक छोटा सा सवाल मैं ऐड कर दूं कि अगर ये डेडलॉक सस्टेन करता है और एस्केलेट नहीं होता है, इशू जहां का है वहीं रहता है, तो इसका बेनिफिट किसको जाएगा, किसके ऊपर ज्यादा दबाव होगा और किसको अपर हैंड मिलेगा? क्योंकि एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसमें दुनिया का जियोपॉलिटिक्स भी बदलने वाला है ट्रंप के आने के बाद से। देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि इन्होंने पहले भी रशिया को, पुतिन को बहुत दबा के रखा, और अगर हम देखें 2-3 साल से एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, उसको पहले से दबा दिया हुआ है और उसके ऊपर वॉच रखी हुई है कि ये क्या करता है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो इन्होंने अभी तक उसका पूरा जो रिपोर्ट निकाल लिया है कि ये लाल बटन जो न्यूक्लियर का है वो नहीं दबाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये भी क्यों नहीं दबाएगा, क्योंकि उसको अपने देश का भी कुछ डर है, क्योंकि
चारों तरफ बिल्कुल बैठे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम पॉइंट आपने कहा कि सबकी अपनी अपनी चिंताएं, अपने अपने कंसर्न्स हैं। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी आपको बता दें कि लंबा खिंच सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अलग अलग पार्टीज इस वॉर को एक्सटेंड करना चाहती हैं। देखिए, अमेरिकी एनएससी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह दावा किया है, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है रूस यूक्रेन, सौदेबाजी के लिए रूस पर नहीं लगे प्रतिबंध। यह किर्बी ने कहा, जल्द ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच बैठक की उम्मीद है। और इस बीच एक अहम खबर, दिल्ली में बीजेपी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ सम्मेलन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद है। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो, कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण रास्ता है। आप पार्टी ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारों पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है।
इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है। और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में, तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई, चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने के काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे। कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था, और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर एक केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है, और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए, उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने? 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार एक से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो? हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है, और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को की। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या?